नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। मध्य प्रदेश में बारिश अपना कहर बरपा रही है। कई जिलों में सड़कें तालाबों में तब्दील हो चुकी हैं और वहीं कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग की ओर से आने वाले दिनों में भी प्रदेश के कई जिलों में बारिश से भारी बारिश होने के आसार है। लगातार हो रही बारिश की वजह से धार जिला जेल की दीवार भी टिक न सकी, भर कर जमींदोज हो गई, जिसमें करीब 22 कैदी घायल हो गए। ये हाल केवल एक जिले का नहीं है। आगे आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश होगी। बारिश को लेकर ही हम अपने इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। कहीं टूटी सड़कें तो कहीं गिरे घर। जलमग्न गलियां, तालाबों में तब्दील सड़कें। उफनती लहरों में अटकी सांसें, शहर शहर बारिश का कहर। मध्य प्रदेश में बारिश कहर बरपा रही है। प्रदेश के कई जिलों में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं तो कहीं मूसलाधार बारिश से सड़कें तालाबों में तब्दील हो चुकी हैं। बारिश ने अपना प्रचंड रूप दिखाया तो कई जगहों पर प्रशासन की पोल मानो पानी में बहकर साफ दिखाई देने लगी। जी हां, ये तस्वीरें भिंड जिला जेल की हैं, जहां मूसलाधार बारिश के चलते जेल की जर्जर दीवार गिरी और करीब 22 कैदी घायल हो गए। कुछ ऐसा ही हाल मेहगांव नगर का भी है, जहां तेज बारिश ने इलाकों को मानो टापू में ही तब्दील कर डाला। मेरे को पिछले 2 दिन से निरंतर मेहगांव के लोगों के फ़ोन आ रहे थे और उनका यही मेरे को बताना था कि आप स्वयं आकर यहाँ पे समस्या को देखें, कैसे पूरे घरों में पानी घुस गया है और यहाँ निकास के लिए कोई रास्ता नहीं है पानी के लिए। इसलिए मैं अभी सुबह सुबह यहाँ मेहगांव के लोगों के बीच में आया हूँ और यहाँ आके जब मैंने स्वयं देखा तो वास्तविकता में बहुत परेशानी है। और दुख की बात यह है कि प्रशासनिक अमला सो रहा है, कोई सर्किट हाउस में बुक करा के सो रहा है तो कोई अपने घर के अंदर पलंगों पे सो रहे हैं। इन लोगों को, मेहगांव के लोगों की कोई परवाह नहीं है। और मैं अभी यहाँ पे आया हूँ मौके पे। अभी यहीं से मैं एसडीएम और सीएमओ को भी बोलूँगा कि यहाँ पे तत्काल पहुँचिए और ये उनकी जिम्मेदारी है और यदि वो इस जिम्मेदारी का दायित्व निर्वहन नहीं कर सकते तो किसी दूसरे को पद सौंप देना चाहिए। बारिश किस कदर लोगों पर कहर बनकर टूटी है, इसकी बानगी पेश करती एक तस्वीर छिंदवाड़ा से भी सामने आई है, जहां तेज बारिश में बाइक से पुलिया पार करने के दौरान युवक पानी के तेज बहाव में बह गया। अब इसको युवक की अच्छी किस्मत कहें या ग्रामीणों की सूझबूझ, जिससे वक्त रहते ग्रामीणों ने बचा लिया। ये हाल केवल एक जिले का नहीं, पन्ना में भी बारिश ने कहर बरपाया तो किसान का घर तेज बारिश में ताश के पत्तों की तरह जमींदोज हो गया। एक नजर डालें आगामी दिनों में बारिश के अलर्ट पर, तो जबलपुर, शहडोल समेत सागर में बारिश का अलर्ट है। रीवा, भोपाल, होशंगाबाद में भी बारिश के आसार जताए गए हैं। वहीं इंदौर, ग्वालियर में भी तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है। साथ ही चंबल संभाग के जिलों में भी गरज के साथ बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे साफ है कि अभी प्रदेश को राहत मिलने के आसार नहीं हैं और आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में अभी और बारिश होने वाली है। टीम न्यूज़ डेट। तो आपने देखा कि क्या हालात हो गए हैं और ये हालात सिर्फ मध्य प्रदेश के नहीं हैं, देश के अलग अलग हिस्सों के भी हैं। बहरहाल आज मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों पर हम चर्चा करेंगे कि कहां कैसे हालात बने हुए हैं। मेरे सहयोगी जितेंद्र भोपाल से जुड़ चुके हैं, इसके साथ ही विनोद मेरे सहयोगी ग्वालियर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जितेंद्र, आपकी तरफ रुख करते हैं। राजधानी भोपाल के कैसे हालात हैं, क्योंकि झीलों की नगरी कहा जाता है राजधानी भोपाल को, इसलिए हमेशा हमने देखा है कि कहीं ना कहीं जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इस बार कैसे हालात वहां पे दिखाई दे रहे हैं? प्रशासनिक तौर से क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं? बिल्कुल, देखिए, अगर करिश्मा राजधानी भोपाल की बात करें तो भोपाल को झीलों की नगरी कही जाती है, लेकिन वर्तमान में स्थिति यह है कि अभी झीलों की नगरी को बारिश का थोड़ा सा इंतजार है। हालांकि बारिश जरूर हो रही है लेकिन उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह की ज़रूरत राजधानी भोपाल को है। अभी भी 6 फीट पानी की ज़रूरत है बड़ी झील के ओवरफ्लो होने में, लेकिन अभी तक पानी की जो फुहार है वही पिछले 2 दिनों से देखने को मिल रही है। जो तेज़ बारिश की हम बात कर रहे हैं वो तेज़ बारिश भोपाल शहर में तो अभी नहीं हो रही है वर्तमान में, और भोपाल के आसपास भी नहीं हो रही है। हालांकि हम बात करें दूसरे शहरों की, दूसरे जिलों की, तो यहाँ
यहाँ पर लगातार जो बारिश का कहर है वो देखने को मिल रहा है, जिसमें खासतौर पर ये कहा जा रहा है कि जो जबलपुर का इलाका है, जबलपुर के अलावा विंध्य क्षेत्र का जो इलाका है, शहडोल है, रीवा है, इन क्षेत्रों में काफ़ी तेज बारिश हो रही है और इसका जो असर है वो जो नर्मदा नदी है उस पर भी पड़ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से महाकोशल में बारिश हो रही है उससे नर्मदा का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तवा डैम के जो गेट हैं वो, बरगी डैम के जो गेट है माफ़ कीजिएगा, वो भी खोले गए हैं और ऐसे में बताया जा रहा है कि अगर जलस्तर काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है तो ये बारिश के चलते अन्य डैमों के गेट भी खोल दिए जाएंगे। फिलहाल वर्तमान में अगर हम मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने ये साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश के अधिकांश शहरों में आने वाले 24 घंटों के दौरान तेज बारिश देखने को मिल सकती है और कई जगहों पर बिजली गिरने की भी जो संभावना है वो मौसम विभाग ने जताई है। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से मौसम को लेकर ये उम्मीद लगाई जा रही है कि बारिश अच्छी हो, तो कुछ जगहों पर इसका रिजल्ट पॉजिटिव नजर आ रहा है तो कुछ जगह पे अभी भी नेगेटिव बना हुआ है। खासकर अगर हम किसानों की बात करें तो कुछ किसानों को अभी भी बारिश की काफी ज्यादा जरूरत है। तो कुछ किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से उनके सरसों की खेती उन्होंने की थी तो वो फसल में अब चाहे बारिश हो या ना हो उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जिस समय बारिश की जरूरत थी उस समय बारिश नहीं हुई है। अभी वर्तमान में राजधानी भोपाल को लेकर भी मौसम विभाग ने साफ किया है कि शहर में बारिश होगी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और आसपास के इलाकों में जब अच्छी बारिश होती है, साफ तौर पर अगर हम बात करें तो सीहोर में अगर अच्छी बारिश होती है, सीहोर के अलावा जो कोलारस नदी है उसमें बारिश होती है तो उसका पानी बड़े तालाब में आता है, बड़ी झील में आता है और बड़ी झील का पानी जब ओवरफ्लो होता है तो इसको कलियास और डैम के सहारे आगे बढ़ाया जाता है और ये पानी विदिशा पहुंचता है। तो यहाँ पर अलग अलग जगहों से जो कनेक्टिविटी है पानी की, जलस्तरों की, वो देखने को मिल रही है, क्योंकि आसपास के इलाकों में जो कनेक्टिविटी है उससे सिंचाई के भी जो साधन है वो जुटाए जाते हैं। तो ऐसे में वर्तमान में बारिश की काफी ज्यादा जरूरत है, लेकिन कुछ जगहों पे जो तस्वीरें आ रही हैं बारिश को लेकर वो काफी ज्यादा डराने वाली हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि सड़कें पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी हैं, नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। तो कुछ जगह पर तो आपको तेज बारिश देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ जगह पर अभी भी अच्छी बारिश का इंतजार है। ठीक है जितेंद्र, लौटूंगी आपके पास, लेकिन एक पॉइंट जो आपने यहाँ पे मुख्य उठाया कि किसानों का कहना है कि जब उनको पानी की ज़रूरत थी तब वो व्यवस्थाएं नहीं की गई, इसलिए जो फसलें हैं वो खराब तो हुई हैं। ग्वालियर की तरफ रुख करते हैं, मेरे सहयोगी विनोद जुड़े हुए हैं। विनोद, ग्वालियर के कैसे हालात है? अगर हम ग्वालियर चंबल की बात करें तो वहाँ के किसानों में आखिर कितनी संतुष्टि दिखाई दे रही है? क्या वहाँ पर भी मूसलाधार बारिश हो रही है? देखिए करिश्मा, ग्वालियर और चंबल दोनों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम ग्वालियर के बारे में आपको बताएं। पिछले 6 दिन से लगातार बादल घिरे हुए हैं और मूसलाधार बारिश अभी भी हो रही है। मेरे पीछे तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा होगा, सड़कें गीली हैं, पेड़ पौधे हरे भरे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह की संभावना मौसम विभाग ने जताई थी कि तेज बारिश होगी, ऐसी तेज बारिश तो अभी 2 दिन से ग्वालियर चंबल अंचल में देखने को नहीं मिली है। लेकिन चंबल अंचल के 3 बड़े जिले हैं, श्योपुर है, मुरैना है और भिंड है। इन तीनों जिलों में कई नदियां आती हैं और ये सभी नदियां इस समय लगातार ये देखा जा रहा है कि अब तेज बहने लगी हैं और जल स्तर भी काफी बढ़ गया है। चंबल नदी में जल स्तर बढ़ने लगा है। कूनो नदी जो कि श्योपुर में है, तो उस नदी से लगे हुए जितने भी आसपास के इलाके हैं, आवागमन के रास्ते वो ब्लॉक हो गए हैं। भिंड में भी बताया जा रहा है कि चंबल नदी का जल स्तर काफी बढ़ने लगा है और प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने आज ये चेतावनी दी है कि आज तेज बारिश होगी और आने वाले 4 दिनों तक कभी तेज कभी मूसलाधार बारिश होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। तो ग्वालियर शहर और ग्वालियर के आसपास जो लगभग 20-25 किलोमीटर का एरिया है उसको छोड़ दें तो बाकी इलाकों में नदियां अब ज्यादा तेज उफान पे बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि बारिश लगातार पिछले 4-5 दिन से हो रही है। ठीक है, किसानों का क्या कुछ कहना है? क्या उनकी फसलों को कुछ नुकसान हुआ है? देखिए अभी नुकसान की नौबत नहीं है, क्योंकि अमूमन ये देखा जाता था कि सावन के महीने का बारिश के लिए इंतजार किया जाता है और सावन अगर बरसता है तो भादों में जाके किसानों की जो फसल है वो फूलने लगती है। जो धान की फसल की अगर बात करें तो धान में अभी पानी की आवश्यकता है, लेकिन उन इलाकों में ज्यादा किसान परेशान अब होने लगे हैं जो नदियों के आसपास बसे हुए हैं, क्योंकि वहां डूब क्षेत्र में वो गांव आ जाते हैं और डूब क्षेत्र में नदियों के किनारे कई ऐसे किसान हैं जो फसलें किया करते हैं, तो वो डूब क्षेत्र में आ जाएं तो उनके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। जी ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ। मौसम वैज्ञानिक सुधींद्र मोहन शर्मा जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सुधींद्र मोहन शर्मा जी, कुछ इलाकों में बारिश हो रही है। अगर हम पूरे एमपी की बात करें तो जैसा कि मेरे सहयोगी जितेंद्र जानकारी दे रहे थे कि बारिश मध्य प्रदेश में खासतौर से राजधानी भोपाल की बात करें तो वहां पर ऐसी कुछ बारिश देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन ग्वालियर चंबल के हालात कुछ अलग हैं। यहाँ पर बारिश हो रही है, बादल छाए हुए हैं।
किस तरीके से आप इस देख रहे हैं मौसम के परिवर्तन को? जी, मध्य प्रदेश में एक तरह का पैटर्न इमर्ज हो रहा है कि जो सेंट्रल मध्य प्रदेश है, जो केंद्रीय मध्य प्रदेश का जो बीच वाला हिस्सा है, वहां से लेके जो उत्तरी हिस्से तक बारिश सामान्य के आसपास है। लेकिन जैसे ही हम उत्तरी मध्य प्रदेश की तरफ जाते हैं, जिसको ग्वालियर चंबल संभाग कहा जाता है, जहाँ पे बारिश की बहुत कमी अभी तक देखी जा रही थी, वहां पे अचानक से बारिश मेहरबान हो गई है। और वो इसलिए हुई है क्योंकि बंगाल की खाड़ी में जो दूसरा एक हमारा डिप्रेशन बना था, उसका ट्रफ जो है वो मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से से होके जा रहा था और मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से से होके जा रहा था। तो मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से में मुरैना को अगर छोड़ दें, सिर्फ मुरैना में बारिश कम है, बाकी हिस्सों में बारिश बहुत मेहरबान है और बहुत अच्छी बारिश उत्तरी हिस्से में और भी अधिक अभी होने वाली है। उसके अलावा उत्तरी पूर्वी जो हिस्सा है मध्य प्रदेश का, वहाँ पे बारिश बहुत अच्छी होने वाली है। लेकिन एक सबसे ज्यादा चिंताजनक बात जो है वो है दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश के लिए। और दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश में, जिसमें धार, खंडवा, खरगोन, बड़वानी जैसे आदिवासी बहुल इलाके आते हैं, और इन इलाकों में ये होने वाला है कि बारिश कम है और करीब करीब 20% तक कम है सामान्य से। दूसरी जो बड़ी चिंता यह है कि ये जो -20% वाली या 20% से भी कम वाली जो पैटर्न है, ये बढ़ के मालवा की तरफ बढ़ गई है। मतलब इंदौर के आसपास भी और देवास में भी अब बारिश कम होने लगी है, जो कि औसत को छू चुकी थी बारिश। लेकिन इंदौर में अभी तक कुल बारिश जो है 20% कम होने का अनुमान ऐसा लग रहा है, जो कि बड़ा चिंताजनक है। क्योंकि इंदौर न केवल व्यावसायिक राजधानी है मध्य प्रदेश की, बल्कि कृषि के क्षेत्र से भी इंदौर कृषि के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, इंदौर जिला और देवास जिला। तो इस वजह से, और एक बड़ा रिहायशी इलाका है, बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, इस वजह से बारिश यहाँ पर पश्चिमी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में होना बहुत आवश्यक होता है। लेकिन ये इंदौर वाला जो पैटर्न है वही भोपाल में भी कंटिन्यूड है। इंदौर, भोपाल और उसके ऊपर अगर भोपाल के उत्तर के जिलों में आप जाएंगे, जैसे विदिशा है या अशोकनगर है, वहां तक ये पैटर्न कंटिन्यूड है कि सामान्य से लगभग 5% कम बारिश यहाँ पर देखने को मिलेगी। और सामान्य बारिश तो शायद ही आंकड़ा छू जाए, लेकिन ये सामान्य से 5% कम ही होने वाली है जी। लेकिन जो उत्तरी मध्य प्रदेश है, जिसकी ज्यादा चिंता हम लोगों को थी, ग्वालियर चंबल की, वहां पे करीब करीब सामान्य से अधिक बारिश हो चुकी है और कुछ इलाकों में तो बहुत ज्यादा बारिश सामान्य से ज्यादा हो चुकी है। तो ये एक अच्छा पैटर्न है जहां तक उत्तरी मध्य प्रदेश का सवाल है, जहां तक केंद्रीय या सेंट्रल मध्य प्रदेश का रीजन का सवाल है। लेकिन एक और जो चिंताजनक बात मुझे लग रही है वो ये है कि जो उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश है, जिसमें पन्ना, टीकमगढ़, सतना, रीवा ये सब हिस्सा आता है, वहां पे भी बारिश कम होने का अनुमान लग रहा है मुझे। तो ये भी एक चिंताजनक बात होगी, क्योंकि वो बुंदेलखंड का एरिया है जहाँ पे वाकई में पहले से भी पानी की कमी रही है और पानी की कमी की वजह से वहां से माइग्रेशन भी बहुत होता है। तो वो माइग्रेशन फिर से ना बढ़ जाए कहीं सूखा पड़ने के कारण या कम बारिश के कारण, इससे सरकार को चिंता करनी होगी। तो मध्य प्रदेश में जो ओवरऑल पैटर्न इमर्ज हो रहा है वो इस तरह से है। ठीक है, यानी कि कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है और कुछ इलाकों में बारिश ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होगी, मतलब जो जलस्तर रहेगा वो सामान्य रहेगा। जितेंद्र, ये बताएं कि अगर हम भोपाल की बात करें तो अगर पिछले साल के मुकाबले अगर हम बात करें तो क्या रिकॉर्ड रहा था पिछले साल का? क्या यही पैटर्न था पिछले साल भी कि पहले बारिश को लेकर यही अनुमान जताया जा रहा था कि बारिश ठीक तरीके से नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए थी ज़रूरत के हिसाब से, और फिर अचानक से जल स्तर बढ़ा? क्या इस बार भी वही पैटर्न दोहराया जा रहा है? नहीं, देखिए करिश्मा, अगर बात करें तो पिछले साल जो राजधानी भोपाल का में जो बारिश की देखा गया था, उसके जो रिकॉर्ड खंगाले गए थे वो पहले से ही शुरू हो गए थे। यानी कि जिस प्रकार से भी वर्तमान में राजधानी भोपाल में और आसपास के क्षेत्रों में बारिश की कमी कुछ दिनों तक देखने को मिली थी, ऐसा पिछले साल बिल्कुल नहीं था। बारिश का जो सीजन था वो अपने तय समय पर आया था, बारिश हुई थी, अच्छी बारिश हुई थी और सामान्य से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई थी। तो पिछले साल आपने देखा होगा कि लगातार जो बड़ी झील के गेट थे, जो बड़ी झील के गेट है भदभदा डैम के, वो गेट पूरे के पूरे 12 गेट भी खोलने पड़े थे। एक समय ऐसा आया था और कभी कभी लगातार उसके गेट कभी बंद किए जाते, कभी खोले जाते। तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिछले साल जो बारिश हुई थी वो काफी ज्यादा अच्छी बारिश हुई थी। लेकिन वर्तमान की अगर हम बात करें तो अभी तो बड़ी झील में 6 फीट पानी ही कम है, तो ऐसे में गेट खुलने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम वर्तमान की समय से पिछले साल का आंकड़ा निकालें तो पिछले साल राजधानी भोपाल और आसपास के इलाकों में अच्छी बारिश देखने को मिली थी, जो कि वर्तमान में भी नहीं देखने को मिल रही है। और जैसा कि अभी हमारे साथ जो मौसम वैज्ञानिक है उन्होंने बताया कि जो
बारिश अपना आंकड़ा है उससे काफी कम समय को तय कर सकती है। तो ऐसा भी माना जा रहा है कि अगर बारिश नहीं हुई तो इससे किसानों की मुसीबत बढ़ जाएगी। और सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो देखिए, राजधानी भोपाल पूरे मध्य प्रदेश की हम बात करें तो भोपाल से ही प्रतिनिधित्व होता है पूरे मध्य प्रदेश का। और ऐसे में सरकारों के सामने बारिश को लेकर भी अगर कहीं की चिंता है तो वो है सिर्फ बुंदेलखंड की, क्योंकि बुंदेलखंड में हमेशा देखा जाता है कि जब भी सूखे की स्थिति बनती है तो यहाँ से जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में पलायन करते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं, वहां पर जाके अपना काम धंधा करते हैं। और ऐसे में कोरोना की जो स्थिति है वो भी कहीं ना कहीं डरा रही है, तीसरी लहर का खतरा है। तो अगर बारिश नहीं होती है और लोगों का पलायन शुरुआत होता है तो ऐसे में दिक्कतें उन्हें भी हो सकती है। एक तो सरकार के सामने कोरोना की चिंता, दूसरी ओर सूखा पड़ने की चिंता, तीसरी लोगों के पलायन की चिंता। तो ये डर सरकार को भी कहीं ना कहीं सता रहा है। इंद्र देवता से यही कामना की जा रही है कि मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश हो, और अच्छी बारिश इसलिए भी जरूरी है ताकि इससे किसानों को फायदा हो। पिछले साल हमने देखा था कि बुंदेलखंड में भी अच्छी बारिश हुई थी, वहां पर भी जो फसलों को लेकर बात की गई थी वो फसलें भी काफी ज्यादा अच्छी हुई थी। लेकिन वर्तमान की स्थिति में अभी ऐसा नजर नहीं आ रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अभी भी हल्की हल्की जो फुहारें हैं वो यहाँ पर जरूर शुरू हुई हैं। राजधानी भोपाल में हल्की हल्की फुहारों का दौर शुरू हुआ है, लेकिन जो तेज बारिश की जरूरत है भोपाल को वर्तमान में अपने तय समय सीमा को कवर करने के लिए, अगर वो बारिश नहीं होती है तो इसका नुकसान भी सहन करना पड़ सकता है। क्योंकि आसपास के किसानों ने यहाँ पर उम्मीदों के साथ धान की फसल, इसके अलावा सरसों की फसल, सब्जियां लगाई थी। तो आपने देखा कि जब बीच में बारिश नहीं हुई थी तो कई सब्जियों की जो फसल थी वो पूरी तरह से खराब हुई थी। हालांकि धान की जो फसल है उसके लिए बारिश काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन सरसों की फसल के लिए ये बारिश अब चाहे हो या ना हो उससे कोई किसानों को फर्क नहीं पड़ने वाला है। और अगर बारिश काफी ज्यादा तेजी के साथ हो जाती है और खेतों में पानी भर जाता है तो वो भी कहीं ना कहीं किसानों के लिए नुकसानदायक होगा। तो अब ऐसे में ये देखना होगा कि जहां एक और बारिश की जरूरत है तो वहां पर बारिश नहीं हो रही है, और जहां पर अत्यधिक बारिश हो रही है तो वहां पर लगातार बारिश हो जा रही है। तो ये भी मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। इंद्र देवता से सभी लोग यही कामना कर रहे हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में जो सामान्य बारिश का आंकड़ा होता है उस तक पहुंचे ताकि लोगों को राहत मिल सके। ठीक है, ठीक है। यही सवाल, इससे जुड़ा सवाल ही मैं रुक करूंगी विनोद की तरफ, वही सवाल लेके जाऊंगी। विनोद, जैसा कि जितेंद्र ने यहाँ पे पॉइंट उठाया कि कहीं ज्यादा बारिश हो रही है, कहीं कम बारिश हो रही है, तो ये जिम्मेदारी आखिर किसकी बनती है? जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं विभाग की बनती है कि विभाग किसानों को समय समय पर ये सूचित करे और उस हिसाब से किसान अपनी प्लानिंग करे। और हालांकि ये भी बहुत इसमें जरूरी है कि किसानों को नई तकनीकों के साथ अवगत करवाना। हाँ, देखिए करिश्मा, अभी तक पूरे मध्य प्रदेश की बात करें या ग्वालियर चंबल की बात करें तो किसान बहुत परेशान था, क्योंकि पानी का इंतजार किया जा रहा था, बारिश हो नहीं रही थी। ऐसे में अगर मौसम विभाग या प्रशासनिक अमला किसानों से ये कहता कि तेज बारिश होगी तो आप ये कर लेना, वो कर लेना, ये इंतजाम कर लेना, तो किसान और ज्यादा गुस्से में आ सकता था। क्योंकि एक तरफ तो बारिश हो नहीं रही, दूसरी तरफ तेज बारिश की बात कहना कहीं ना कहीं मजाक लगता और किसान उससे नाराज हो सकता था। तो इसलिए तैयारी की बात कोई नहीं की गई थी। हाँ, तैयारियां जरूर इतनी देखी जाती हैं कि जो नदियों का किनारा है, जहाँ बड़ी बड़ी नदियां हैं या बड़े बड़े नाले हैं, वहाँ किसानों को जरूर अलर्ट कर दिया जाता है और वो बारिश नहीं रुक सकती। चाहे मौसम विभाग हो या कोई भी प्रशासनिक अमला हो, ये प्राकृतिक रूप से अगर बादल आते हैं और घिरे रहते हैं 3, 4, 5 दिन तक लगातार मानसून आता है तो एक तरह से हमें सकारात्मक रूप में भी देखने की जरूरत है। क्योंकि ये सावन का महीना है और ज्यादातर हम देख चुके हैं, जो पुरानी परंपराएं कहती हैं, पुराने लोग कहते हैं कि एक जमाना था कि सावन बरसता रहता था तो भादों के महीने में बड़ी राहत मिलती थी, नदी भर जाते थे, नाले भर जाते थे, तालाब फुल हो जाते थे, कुएं भर जाते थे। तो इनका भरना बहुत ज्यादा जरूरी है और यही वो जल संसाधन और जल के स्रोत हैं जो साल भर किसानों को पानी मुहैया कराते हैं। पशु पक्षियों के लिए पानी मिल जाता है, भरे रहते हैं, एक बड़ी राहत मिलती है, वाटर लेवल बढ़ जाता है। तो सबसे ज्यादा जरूरत तो इस चीज की है। हालांकि ये 2-4 दिन की बारिश से होने वाली इकट्ठा होने वाला पानी तो नालियों में होकर बह जाता है, लेकिन लगातार जो मूसलाधार बारिश होती है ये हर किसान के लिए जरूरी है और हमारी इस धरती के लिए जरूरी है। किसानों के चेहरों पे अभी कोई नाराजगी देखने को नहीं मिल रही है, बल्कि एक खुशी ही दिखाई दे रही है। लोग ये सोच रहे हैं कि कम से कम जितनी भी आज पानी की कमी है इस धरती पे, वो जल के स्रोत भर जाएं तो आगे के लिए उनके साधन संसाधन पूरे पूर्ण हो जाएंगे और उन्हें पानी मुहैया हो सकेगा। ठीक है, सुरेंद्र मोहन शर्मा जी, आपका क्या कहना है इस बात पे? क्योंकि इससे पहले भी हमने कई दफा अपने डिबेट में ये चर्चा की है कि एक लॉन्ग टर्म विजन सरकार की तरफ से होना चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, विभाग भी इसमें उतनी ही भागीदारी निभाता है। विभाग को सूचित करना चाहिए, ये देख के कि किसान नाराज हो जाएगा तो ऐसे में तो फिर किसानों में नाराजगी आगे जाके और बढ़ जाएगी अगर उनकी फसलों को नुकसान पहुंचेगा। आप क्या कहेंगे जी? किसानों की नाराजगी की चिंता किए बगैर, किसानों की नाराजगी की चिंता, आपके संवाददाता सही कह रहे हैं कि थोड़ा सा हमको
किसानों का मनोविज्ञान समझना पड़ेगा जी। और उस मनोविज्ञान को समझते हुए उन तक सूचनाएं पहुंचना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो बिल्कुल। आपके संवाददाता ने दिखाया है। उनका मनोविज्ञान को समझना जरूरी है, लेकिन हमारा जो मौसम विज्ञान है या जो बारिश का जो पूर्वानुमान है वो भी सही तरीके से उसकी जानकारी पहुंच जाए किसानों तक, उसके लिए कोई व्यवस्था सरकार ने अभी तक नहीं की है। और आपके चैनल के माध्यम से हम पहले भी ये गुजारिश कर चुके हैं सरकार से, 1 साल हो चुका उस बात को, 1 साल से भी ज्यादा, कि हमको अपने पंचायत स्तर पर कोई सूचना तंत्र फैलाना पड़ेगा। जब हमारे पास व्हाट्सएप है, हमारे पास टेलीग्राम जैसे सुविधा है, फेसबुक है, तो क्यों नहीं हमारा जो जिला प्रशासन है या जो पंचायत स्तर पे जो हमारा पंचायती राज विभाग है वो क्यों नहीं इसकी व्यवस्थाएं करता कि हमको ये पंचायत स्तर तक अपनी सूचनाएं पहुंचा सकें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप बना सकें और ठीक से उस सूचना को किसान उपयोग कर सके। ये इसकी जरूरत बहुत है। विजन के साथ साथ सूचना तंत्र की, वो सूचना तंत्र हमारे पास है, लेकिन सूचना तंत्र का क्या उपयोग हम कर रहे हैं उसको देखना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, जो दूसरी बड़ी बात मुझे लग रही है यहाँ पे वो ये है कि बारिश के पैटर्न को समझना और बारिश के पैटर्न के अनुरूप हमारे निर्णय को करना और किसानों को सही एडवाइजरी जारी करना, उसमें हम विफल रहे या पीछे रहे। किसानों के बारिश के पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है कि किस तरह से बारिश का पैटर्न चेंज हो रहा है। अभी हम बात कर रहे थे कि सावन में सहरे होते थे और भादों में बाढ़ आती थी, तो वो वाला पैटर्न जो है बारिश का, वो मौसम का पैटर्न अब बदल चुका है। और हमको समझना होगा कि क्लाइमेट चेंज के साथ साथ में ये सब चीजें भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इस चेंज क्लाइमेट पैटर्न के साथ में हम खेती कैसे करें, जो क्लाइमेट चेंज हो गया है उसके साथ में जल प्रबंधन कैसे करें। मैं भी यात्रा कर रहा हूँ, मैं रास्ते में देख रहा था कि छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं जल संग्रहण के, वो बहुत अच्छे से भर गए हैं और वो बखूबी अपना काम कर रहे हैं। तो ये हमको समझना होगा कि जल संग्रहण के जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, जो वो स्ट्रक्चर्स अपना काम करते रहेंगे, बशर्ते कि हम उनको ठीक समय पे बना दें, ठीक से उनका मेंटेनेंस कर सकें और जितना पानी हमारे पास आता है उतने पानी को हम साल भर के लिए सहेज के भी रखें और उसको मौसम के अनुरूप काम में लें। तो जो जल संग्रहण क्षेत्र हैं, हमारे जल संग्रहण के स्ट्रक्चर हैं, उनको लगातार मेंटेन करते रहना, उनको बनाते रहना और बारिश के पैटर्न को समझते रहना, ये बहुत जरूरी हो गया है अब, क्योंकि बारिश का पैटर्न तो चेंज हो जाएगा। अब वो समय नहीं रहा कि सावन में सहरे पड़ेंगे और भादों में बाढ़ आएगी। हो सकता है भादों में कोई ड्राई स्पेल आ जाए और सावन में बहुत तेज बारिश हो जाए। तो क्या हम कृषि को भी अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हैं? क्या हम हमारी रिसर्च को लैब से लेके फील्ड में आ सकते हैं? इस पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। हमारी रिसर्च इस तरह की होनी चाहिए कि कम बारिश में भी जो फसलें हो सकती हैं उसको हम मध्य प्रदेश में प्रमोट करें, या ज्यादा बारिश की जो फसलें हैं उनको हम किन एरियाज में प्रमोट करें। ये बहुत ज्यादा हमको ध्यान रखना बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि पैटर्न को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कब बरसेंगे बदरा, इस इंतजार में किसान हमेशा रहते हैं और काफी ज्यादा चिंतित भी रहते हैं। क्योंकि समय की मेरे पास कमी है, जितेंद्र, संक्षिप्त में मैं आपसे यहाँ पे रिएक्शन चाहूंगी। अगर हम पिछले रिकॉर्ड उठा के देखें, अगर किसानों की फसलों को जो नुकसान होता है तो क्या उसका मुआवजा उचित समय पे मिल पाता है? आप बिल्कुल देखिए, किसानों का मुआवजा तो उचित समय पे मिलता है, लेकिन मुआवजा जितना मिलता है उसकी राशि क्या होती है ये किसी से छुपी नहीं है। किसी को 50 रुपये पहुँचते हैं तो किसी को 500 रुपये पहुँचते हैं, जबकि एक किसान अपनी खेती को सींचने के लिए, अपनी खेती करने के लिए उसमें 10 से 15 हज़ार रुपये की जो लागत है वो लगाता है। उसके बाद वो पूरी मेहनत करता है, दिन रात लगा रहता है, लेकिन जब मौसम के कारण उसकी फसल खराब होती है तो उसको जो मुआवजा मिलता है, जो राशि होती है, उसको सुनकर भी, देखकर भी लगातार कई बार प्रश्न खड़े हुए हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों पर ही आरोप लगते रहे और दोनों ने ही किसानों के मुआवजे की राशि को लेकर सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में यह भी देखा जाता है कि जो पटवारी होते हैं, तहसील स्तर के अधिकारी होते हैं, वो भी जब सर्वे करने जाते हैं तो उस तरह से सर्वे नहीं करते हैं जिस तरह से उन्हें करना चाहिए। कुछ थोड़ी दूर जाकर सर्वे करके आके पूरी रिपोर्ट बनाकर शासन तक पहुंचा देते हैं और उसी के आधार पर पैसा स्वीकृत हो जाता है। कम से कम किसान से पूछकर उसकी लागत कितनी लगाई गई थी, कैसा क्या उसने काम किया था, मेहनत वो कितनी करता है। अगर एक मजदूर भी अपनी मजदूरी लेता है तो उसको 400 रुपये आपको पर डे के हिसाब से देना पड़ते हैं। और यहाँ पर जब एक किसान अपनी फसल को लगाता है, उसके बाद उसकी मजदूरी करता है, उसको जो लागत नहीं मिलती है तो उससे उसकी जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं सामने निकल कर आती है। तो ऐसे में सरकार को ये देखना पड़ेगा कि जो किसानों की अगर फसलें खराब होती है या फिर उनको मुआवजे की राशि उपलब्ध मुहैया कराई जाए तो वो उनकी पूरी लागत निकाल कर, उनकी पूरी मेहनत निकाल कर उतनी राशि अगर किसानों को पहुंचाई जाएगी तो शायद किसान भी खुश रहेगा और उसको ये डर नहीं रहेगा कि अगर मौसम के कारण मेरी फसल खराब होती है तो मुझे किसी प्रकार की आर्थिक स्थिति मेरी खराब नहीं होगी। और जो किसानों के लोन होते हैं उन पर भी कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देने की बेहद जरूरत है, क्योंकि देखिए अगर इस तरह से किसान परेशान रहा तो आने वाले समय में, जिसको हम अन्नदाता कहते
कहते हैं वो शायद ही आपको देश में कहीं नजर आएगा। बिल्कुल, और ये अन्नदाता इस देश की रीढ़ की हड्डी है और इन्हें नाराज करना काफी ज्यादा सरकार के लिए भी चिंतनीय विषय होगा। विनोद, इसी पे छोटा सा कमेंट, किसान वर्ग इसलिए भी नाराज है क्योंकि समय पर मुआवजा नहीं मिल पाता है। देखिए, बिल्कुल मुआवजे को लेकर सरकार ने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि अगर फसल बीमा कोई किसान करा लेता है तो उसको वो राहत मिल सकती है, लेकिन फसल बीमा की राशि, जैसा कि हमारे सहयोगी जितेंद्र भी बता रहे थे, ये उतनी बड़ी संख्या में नहीं मिल पाती जितनी किसान उम्मीद करता है। और कई बार तो ये देखने में मिलता है कि बहुत देर सवेर ये राशि किसान के खाते में पहुंचती है। तो किसान के पास तो अपनी उसकी संपत्ति मूल रूप से वही फसल है जिसकी वो उम्मीद करता है, और ये अगर ठीक से हो जाए तो उसे दूसरी किसी तरह की उम्मीद की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल, आपने सही कहा कि एक बहुत बड़ा वोट बैंक भी है किसान, और इन्हें नाराज करना सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष भी हो, उनके लिए ये परेशानी का सबब बन सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है इनके बारे में सोचना, कुछ योजनाएं इनके लिए लाना। बहुत बहुत शुक्रिया सुधींद्र मोहन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही दो मेरे सहयोगी जुड़े हुए थे, विनोद और जितेंद्र। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है, तो कई जिलों में सूखा पड़ा हुआ है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि सरकार की आगे की तैयारियां क्या है, क्या इस मौसम के पैटर्न को समझा जाएगा और किसानों तक सही सूचना पहुंचाई जा रही है कि नहीं। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही।